गाइस वेलकम बैक टू चैनल लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री का सबसे डराने वाला चैप्टर। तो नहीं गाइस, ये इतना डरावना चैप्टर है नहीं। एक्चुअली इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और हम सोचते हैं ना, जब तक मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था तब तक मैं सोचती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे अच्छा चैप्टर है, उसमें स्टोरी बहुत है। बट इसमें उससे भी ज़्यादा स्टोरी है। तो इसमें अगर आप स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक तो आपको स्टोरी तो याद रहेगी, तो नाजिज्म चैप्टर भी आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, आपके लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा इस सेशन के बाद। और एक बात क्या है, आप एग्जाम में भी कोई भी आंसर अगर आपने हो सकता है अगर नहीं पढ़ा ना, फिर भी आप फ्रेम करके लिख लोगे। ठीक है। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए अब ये जिन्होंने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा है, और ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है बहुत पहले या फिर रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ये दोनों के लिए। और ये मत सोचना आप रिविजन है तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में जो चीज़ें हैं वो मैं मिस कर दूंगी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बुक में जो भी चीज़ें दी हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप बिल्कुल डरे ना। तो इसी बात से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जर्मनी के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं ना। तो जर्मनी का जो कैपिटल है उसको जान लेना बहुत अच्छी बात है। उसका कैपिटल है बर्लिन, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा। एंड अनदर थिंग गाइस, आप ज़रा इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आपको पहली बार अगर आप जब इन नोट्स में देखोगे तो आपको लगेगा कि कौन सा समुद्र बह रहा है इसमें, मैं घूमी हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है गाइस। तो हम देखो, ये लिंक एक साइकिल के जैसे चल रहा है, तो हम इस साइकिल के साथ घूमेंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ रीजंस की वजह से वॉर हुआ। ठीक है। उसमें जर्मनी हार गई। ठीक है। जर्मन मतलब आपके सेंट्रल पावर से वो हार गई, जर्मनी भी हार गई। अब हारने के बाद हुआ, किंग जो है एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि भाग गया। किंग भाग गया। कौन था किंग वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पर कैसे याद रख लीजिए। तो वो भागने के बाद, अब देखो कोई किंग भाग गया तो किसी को तो चलाना पड़ेगा ना राज्य। तो इसलिए उसकी जो नेशनल असेंबली थी वो जर्मनी में मीट होती है। एक जगह है जर्मनी में, वाइमार, वहाँ पे जाके ये मीट होती है। वहाँ पे मीट होके एक रिपब्लिक बनाती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, वेमार रिपब्लिक बुलाते हैं। अब क्या है ना कि ये वाइमार रिपब्लिक जो है एक अच्छा रिपब्लिक था, मतलब ये डेमोक्रेटिक था, यानी कि ये यूएफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कोई भी अपने वोट को कास्ट कर सकता था, इंक्लूडिंग वुमेन, सारे लोग अपने वोट कास्ट कर सकते थे। तो फिर भी उसके जो पीपल है, कौन मतलब जर्मनी की जो पीपल है, वो इस वाइमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। अब इसके भी कुछ रीजंस थे, है ना। तो सबसे पहले देखो, जर्मनी जब हार गया तो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करना पड़ा। जाहिर सी बात है, अब ये हार गए तो वाइमार रिपब्लिक को वो ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। बट जर्मन के लोगों को लगा कि इनके वजह से हम पर इतना हार्श इम्पैक्ट आ रहा है, तो जर्मन लोगों ने इनको द्वेष किया, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रहा था वाइमार रिपब्लिक पर। और जब आप बुक में थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको एक जगह इनहेरिटेड डिफेक्ट्स दिखेंगे। तो ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वाइमार रिपब्लिक वॉज हेटेड बाई इट्स ओन पीपल, तो आप ये एक रीजन लिख दोगे तो आई थिंक वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो उसके कुछ इनहेरिटेड डिफेक्ट्स भी थे। वो क्या है, देखो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। जिसकी मान लो अभी हमारे इंडिया में कैसे होता है, जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल गए उनकी पार्टी चलती है, बट वहाँ पे वैसे नहीं। जिसको जितने वोट्स मिले वो सारे लोग पार्लियामेंट में आएंगे, और मतलब अलग अलग पार्टी के लोग रहेंगे, और कभी भी एक अच्छा डिसीजन लेना पॉसिबल होता ही नहीं था। ये था पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा वहाँ पे एक आर्टिकल 48 था जो प्रेसिडेंट को सारे पावर्स दे देता था टू सस्पेंड सिविल राइट्स। ठीक है। और रूल बाय डिक्री। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से वाइमार रिपब्लिक को द्वेष किया गया। ठीक है ना। इतनी कहानी समझ आ गई। द बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक बार समराइज करवा दूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ यहाँ पे डेट मेंशन करना मैं भूल गई, 1914 टू 1918। ठीक है, 1914 टू 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, तो ये जो जर्मनी का किंग था वो एब्डिकेट हो गया। और उसके बाद एक जर्मनी में प्लेस है वाइमार, वहाँ पे नेशनल असेंबली आके मिली, तो वहाँ पे उन्होंने वाइमार रिपब्लिक बनाया। और इन सारे रीजंस की वजह से वाइमार रिपब्लिक को जर्मन के लोग हेट करते थे। इतनी कहानी क्लियर। लेट्स मूव। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी पर हार्श इम्पैक्ट पड़ा, मतलब उसके अंडर उसके 13% टेरिटरीज छीन लिए गए, 75% आयरन, 26% गोल्ड, और उसका रिसोर्स रिच राइनलैंड भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। और वो सबसे बड़ी बात, देखो वॉर तो सभी ने किया है ना, और हारने वालों को और ज़्यादा लॉस हुआ है। जो जीत गया फिर तो वो जीत गया, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ले लिए तो पैसा तो उनको मिला ही। अब ज़्यादा प्रॉब्लम में कौन है, जर्मनी। अब इन पर, ऐसे लोगों पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ही वॉर हुआ है, और उन्होंने वॉर क्लॉज यानी कि 6 बिलियन यूरोस का कंपनसेशन लगाया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ तो तुम हमको वापस ये सारा अमाउंट पे करोगे। तो देखो जर्मनी पर कितना ज़्यादा हार्श इम्पैक्ट है, ये कितनी बुरी बात है। पहले से वो हारे हुए रो रहे हैं, और ऊपर से उन पर इतना सारा बर्डन, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और इतने सारी चीज़ें एक तो छीन भी लिए गए, क्योंकि वो इनसे तो कुछ तो कमाई कर सकते थे ना, अब ये भी ज़्यादातर छीन लिया और उसका राइनलैंड भी छीन लिया। तो ऐसे जगह पे
जर्मनी पर बहुत ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो उसी का इफेक्ट्स ऑफ वॉर देखते हैं। तो वाइमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे ना, क्यों वाइमार रिपब्लिक क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, डेमोक्रेट सोशलिस्ट ये सारे लोग सपोर्ट करेंगे ना। तो इनको जो सपोर्ट किया करते थे ना, उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा करते थे, क्रिमिनल्स कहा करते थे। मतलब देखो, क्योंकि वो लोग वाइमार को, जर्मन के नॉर्मल लोग वाइमार को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। हमने समझा क्यों हेट करते थे। अब जो इनको सपोर्ट करते थे उनको भी ये लोग हेट करेंगे ना, तो इसलिए उन पर क्रिमिनल्स का नाम डाला गया। अब आप बोलोगे कि नवंबर क्रिमिनल से क्यों किया, दिसंबर क्रिमिनल्स क्यों नहीं किया। तो देखो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ना, वो नवंबर में ही साइन किया गया था, इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। ट्रेंच लाइफ वॉज ग्लोरीफाइड। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। ट्रेंच लाइफ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। ट्रेंच लाइफ क्या है? ट्रेंच लाइफ मतलब इस तरीके से गड्ढे में हम रहते हैं ना, हम नहीं आएंगे, सॉरी, सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए ऐसे गड्ढे में रहकर उनको लड़ाई करना पड़ता है। अब जब इस ट्रेंच लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया गया, वाई, उनको सैनिक चाहिए थे, ठीक है ना। अगर आप कभी भूल जाओ तो इसलिए मैंने कहीं कहीं पे हिंदी वर्ड्स भी इंक्लूड किए। एंड सॉरी, अगर आप पूरा लाइन टू लाइन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहते थे तो वो तो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने इस लैंग्वेज में हमको समझ के ना बहुत देर तक याद रहता है, बहुत दिनों तक हम भूलते नहीं है, इसलिए। तो उनको सैनिक चाहिए था। सैनिक क्यों चाहिए था उनको? क्योंकि उनको रिवेंज लेना था ना। रिवेंज किस लिए? क्योंकि उन्होंने उन पर इतना गंदा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ट्रीटी इम्पोज कर दिया उन पर। तो जर्मन के लोग चाहते थे कि वापस हम वॉर लड़ें, एक तरीके से ऐसा। तो वॉर लड़ना है तो सोल्जर्स चाहिए। अब सोल्जर्स कैसे आएंगे? नॉर्मल आदमी सोल्जर्स के उसमें कैसे जाएगा? अगर उनको बोला जाए कि अरे भाई तू सोल्जर्स में चले जा, आर्मी में चले जा, तेरा लाइफ सेट है, ऐसा कोई बोलेगा तो लोग सोचेंगे हाँ भाई मैं भी चले जाता हूँ। तो इसीलिए लोगों ने वैसे बोलना शुरू कर दिया, सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, यानी कि उनको ये बता दिया गया कि सोल्जर्स बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको पता ही है, हर बार सोल्जर्स कोई भी अच्छा लाइफ नहीं जीते। वो हमारे कंट्री के लिए, जिस कंट्री के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, उस कंट्री के लिए वो लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो लोग तो इतना अच्छा लाइफ नहीं जिएंगे। और ये लोग ऐसे बोल रहे थे सोल्जर्स के उसमें, चाह में कि बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हो जाए और हम फिर अच्छा सा वॉर लड़ें। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। और ऐसे सिचुएशंस में जो वीक डेमोक्रेसी थी, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रही थी, वो कुड नॉट सर्वाइव, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो, इसके अलावा वहाँ पे एक स्पार्टिस्ट लीग भी आया, ठीक है ना। पॉलिटिकली भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस थे। तो स्पार्टिस्ट लीग क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो क्या चाहती थी? वो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहती थी। अब सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, सोवियत यानी कि रशिया, रशिया में क्या चलता था? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यही चलता था ना। तो वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और वो क्या चाहती थी कि यहाँ पे भी उस तरीके की गवर्नेंस हो। और तब कौन रूल करता था? वाइमार रिपब्लिक। तो जाहिर सी बात है कि कोई उसके अपोज में आएगा तो वाइमार रिपब्लिक क्या करेगा? उसको क्रश करने का, मतलब उसको वहाँ पे स्टॉप करने का सोचेगा। तो वैसे ही हुआ। तो इन दोनों के वर्सेस हुआ। तो ये वाइमार ने क्रश द अपराइजिंग कैसे किया? फ्री क्रॉप्स नाम का एक चीज़ लाया जिससे इन्होंने उसको निकाल दिया, हटा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुए? 1923 में। इतना सब कुछ तो ऑलरेडी चल रहा था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो जर्मनी को बोर हो गया 1923 में, ठीक है। 1923 में जो उस पर कंपनसेशन लगा दिया गया था ना, 6 बिलियन यूरोस का, उस कंपनसेशन को जर्मनी ने बोला कि मैं नहीं पे कर रहा, बस हुआ, बहुत पे कर दिया मैंने। तो फ्रांस ने बोला अच्छा बेटा ऐसी बात है। तो उसने रू रीजन जो उसके कोल के लिए फेमस था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। देखो भाई ऐसा चल रहा है। तो इसने सोचा कि ऐसा तो चलेगा नहीं। तो जर्मनी ने क्या किया? जो करेंसी प्रिंटिंग है, यानी कि जो हम नोट्स होते हैं ना, नॉर्मल वाले, ये स्टडी वाले नोट्स नहीं, पैसों के नोट्स, तो उनको जो है उनका प्रिंटिंग बहुत बढ़ाया। देखो सबके पास, मतलब प्रिंटिंग बढ़ाने से क्या हो गया? जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स है वो भी इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। देखो सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, है ना। नोट्स बहुत सारे, मतलब बहुत सारा पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो गुड्स के भी प्राइसेस इंक्रीज कर देगा ना, जिसके पास गुड्स है। तो इस तरीके से कभी भी आप याद रख सकते हैं कि करेंसी प्रिंटिंग से, मैं भी एक्चुअली बचपन में सोचा करती थी, इफ़ आई शेयर समथिंग, तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि क्यों ये पैसों के चक्कर में इतना, हम खुद ही प्रिंट कर लेते हैं ना घर पे, जितने चाहे नोट्स प्रिंट करवा लो, गवर्नमेंट भी बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर दे और सबके घर घर बांट दे, तो किसी को कोई जॉब वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऐसा है नहीं, है ना। वो करेंसी प्रिंटिंग अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दी रैपिडली, तो प्राइस ऑफ द गुड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके वजह से हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि जो गुड के प्राइसेस है ना, इतने बढ़ गए कि एक पीस ऑफ ब्रेड, अब समझ पा रहे हो, वहाँ पे एक ब्रेड खाते ना हम लोग, तो वो पीस ऑफ ब्रेड खाने के लिए एक एक इंसान को भोरी, मतलब ट्रॉली भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। तो उतना ज़्यादा प्राइजेस वहाँ पे बढ़ गए। सो जब ऐसे चीज़ों के बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप जो प्रॉपर डेफिनेशन है, टेक्सचुअल डेफिनेशन, वो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वही ट्राई किया है कि ताकि मैं जो मेरे से जितना हो पाए उतना मैं ईजिली समझा पाऊँ। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं
तो इन सारी चीज़ों की टेक्सचुअल जो डेफिनेशन है आपको मिल जाएगी बुक के अंदर। आप जस्ट ऐसे थोड़ा सा पलटाइए बुक को, आपको इन सब की डेफिनेशन मिल जाएगी, बट वो क्या है वो नहीं समझेगा, है ना। तो इसलिए मैंने वीडियो लाया। अब इस टाइम पे जो है डेव्स प्लान जो एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने थोड़ा इकोनॉमिक बर्डन को घटाया। बोला कि चलो थोड़ा सा इनको इन डेव्स प्लान के थ्रू सहायता मिली कि कैसे, कि उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा कम कर देते हैं इन पर जो उन पर कंपनसेशन था, उस कंपनसेशन को थोड़ा सा कम कर दिया डेव्स जी ने आके। तो उतना कुछ नहीं हुआ, बट येस कुछ तो उनको इकोनॉमिक बर्डन को घटाया, ठीक है ना। गाइस इस सेशन के लास्ट में ना मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और वो क्वेश्चन आई एम श्योर कि आप में से 60%, कम से कम 60% लोगों ने वो चीज़ नोटिस नहीं की होगी जो रिवीजन के लिए आए। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो मैं ये क्वेश्चन नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं रीड करी होगी ना, इसलिए। तो वो क्वेश्चन लास्ट तक रहना, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और वो हमारे एक्चुअली हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स में आया था, और आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने वो छोटे से थिंग को नोटिस नहीं किया था बुक पे। तो आई विल टेल यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, सो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन क्यों कहा है आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। पहले हम देखते हैं क्या हुआ। तो जर्मनी वॉज मेकिंग स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी, वो पूरी तरीके से यूएसए जो था बेचारा उसको थोड़ा सा सहायता कर रहा था, ठीक है ना। यूएसए कैसे सहायता कर रहा था, वो बोल रहा था कि चलो मैं आपको लोन्स देता हूँ। तो यूएसए पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, यानी कि मान लेते हैं ए एक इंसान है और बी एक इंसान। तो ये ए जो है आज स्कूल, मतलब ये 1 वीक तक स्कूल नहीं जाने वाला है, 1 वीक तक ये स्कूल नहीं जाएगा। तो ये जो बी है इस पर डिपेंडेंट है नोट्स के लिए, कि रोज़ रोज़ बी आता है और इसको नोट्स दे देता है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, बी को भी बुखार आ गया, वो भी घर बैठ गया। तो अब इसके पास, ए के पास कोई और है नहीं, जाहिर सी बात है क्लास में तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इससे क्या हुआ, बी की भी पढ़ाई पे इफेक्ट हुआ, ए की भी पढ़ाई को इफेक्ट हुआ। तो ऐसी कोई सिचुएशन अब हम देखने वाले हैं। आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। तो पूरी तरीके से यूएसए पर ये डिपेंडेंट था, है ना। अब क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये है क्या एक्चुअली, स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसे, जैसे कि हम कह सकते हैं ना स्टॉक मार्केट, ऐसा कुछ है यूएसए का, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानने की इसके बारे में ज़रूरत है नहीं वैसे। तो एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ये क्रैश हो गया, ठीक है ना। क्रैश होने के बाद यूएसए जो है उसका प्राइस हाफ पे गिर गया, मतलब यूएसए की इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई, है ना। जो यूएसए दोनों को सभी को लोन्स दे रहा था, वो अब बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में आ गया था। तो अब देखो ये यूएसए बहुत सारे लोगों को लोन्स दे रहा है, तो जो इस पर डिपेंडेंट थे उस पर तो ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो जर्मनी पर भी बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो अब हम देखते हैं जर्मनी का क्या हाल हुआ। ऑफकोर्स ही बात है, बैड इम्पैक्ट होगा ही, जब इन पर बैड इम्पैक्ट हुआ तो जर्मनी पर भी बैड इम्पैक्ट ही होगा। तो आपके 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए एक अच्छा सा पॉइंट वाइज आंसर आपके पास है कि क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 40% तक डिक्रीज हो गई। मैंने डिक्रीज यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, रेड्यूस डिक्रीज, यहाँ पे मैंने इस तरीके के एरो का शो किया है। और वर्कर्स जो है अपने जॉब को खो गए, मतलब वर्कर्स को भी जॉब से हटा दिया गया। मतलब एक तरीके से इसकी भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि देखो इस पर ये पहले से इकोनॉमिकली वीक था, है ना जर्मनी, और ऊपर से अब थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी ला रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा चलो ठीक हो रहा है। तो इस टाइम पे सपोर्ट निकल गया, तो अब बहुत बुरी हालत होगी ना। तो वर्कर्स को जॉब से हटा दिया गया, जो उसका ओनर होगा उसके पास भी तो पैसा आना चाहिए ना, तो इसलिए, या फिर उनको कम पैसों में रख लिया गया। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सभी के बिजनेस रुइन हो गए, एग्रीकल्चर का फॉल हो गया, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो ऐसी चीज़ें जर्मनी में भी हुए, मतलब जर्मनी पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से। इस चीज़ में एक सिचुएशन हुआ जिसको हम प्रोलेटराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो आपके गरीब होने का डर, एक तरीके से मैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, तो लोगों को डर हुआ, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको डर लग रहा था कि हमारी भी जॉब्स ना लॉस्ट हो जाए, हमको भी ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगेन आई एम सेइंग, बुक में है, तो आप चिंता ना करें, ठीक है ना। ये वापस जो बुक में लिखा है वही हम यहाँ पे लाके लिख दें तो उसका फ़ायदा क्या हुआ नोट्स बनाने का। अब पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो पॉलिटिकली भी जो वीएमआर है, अब देखो लोग ऐसे सारे प्रॉब्लम्स फेस करें, तो वो वीक जो डेमोक्रेसी है अभी अभी जो उग रही है, उसको इतना सब दे दिया कि इसका सोल्यूशन निकालो, बताओ, तो वो नहीं निकाल पाई ना। तो पीपल को लगा कि चलो ये तो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अपनी पूरी कॉन्फिडेंस उन्होंने लॉस्ट कर दी। मतलब उन्होंने सोचा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये लोग करेंगे ही नहीं ये सारा, ठीक है, ऐसा लगा उनको। पहले वो वेमर रिपब्लिक को बहुत ज़्यादा हेट करते थे, अब तो उनका हेटरेट और भी बढ़ गया था। अब राइज ऑफ हिटलर देखेंगे। तो गाइस हमने चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। नो नीड टू वरी गाइस, सारे पार्ट्स जो है इसी वीडियो में कवर होंगे। तो एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। यस गाइस,
आई एम होपिंग कि आपने भी पानी पी लिया है, क्योंकि हाइड्रेटेड हमको रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी राइज ऑफ हिटलर। तो अब आता है चैप्टर का असली एसेंस। हिटलर का जन्म क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, वो सारा अब हम देखेंगे। हिटलर का जन्म हुआ 1889 में, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से ही पहले वो बॉर्न हो चुका था। और उसका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ उसका। और आप सोचोगे फिर ये जर्मनी में आके कैसे भटका, काश ये आता ही नहीं, है ना गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जर्मन आर्मी में अपने आप को इनरोल करवा लिया, ठीक है। और ये इतना अच्छा पेट्रोट था, मतलब जो भी कहो, अच्छे अच्छे मेडल्स इसने अर्न किए अपने ब्रेवरी के लिए। मतलब ये अच्छा खासा आर्मी में एक पर्सन हुआ करता था, ठीक है ना। और 1919 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट एक साल बाद, वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन हो गया, एक पार्टी में ज्वाइन हो गया, मतलब एक तरीके से आर्मी में छोड़ दिया और पार्टीज में आ गया रूलिंग के लिए, ठीक है ना। ऐसा तो उसने सोचा नहीं था कि मैं रूल करूंगा, बट देखते हैं क्या होगा आगे। और उसको उसने रीनेम किया है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी को लेटर नाजी पार्टी बोला गया। तो चैप्टर का जो नाजी है वो यहाँ से शुरू हो गया, इसी को हम नाजी पार्टी कहेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि उसका असली नेम क्या था। तो या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिटलर भी एक अच्छा खासा पेट्रियट था। तो जब जर्मनी को ऐसी चीज़ें सहने पड़ रहे थे तो उसको बहुत बुरा लगा, और उसको लगा कि मैं जर्मनी को रूल करूंगा और ये सारी चीज़ों का रिवेंज लूंगा, ठीक है ना। एक तरीके से वो एक अग्रेसिव इंसान था, और साथ ही साथ बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा दिमाग था उसमें। वॉज वेरी वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर इंसान था हिटलर। बट एक हिस्टोरिकल ब्लंडर की वजह से पूरा तहस नहस हो गया। तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं। 1923 में उसने सोचा कि बावेरिया के थ्रू, जर्मनी में एक जगह है बावेरिया के थ्रू, मैं पहले उसको कैप्चर करूंगा, उसके बाद बर्लिन में जाके वाइमार रिपब्लिक को उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा उसने सोचा था। बट ऐसा हुआ नहीं, वो फेल हो गया और अरेस्ट कर लिया गया देशद्रोही के नाम पे, ठीक है। और जब वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद क्या हुआ वो देखते हैं हम। आ गए उसकी आगे कहानी इधर, ठीक है ना। आफ्टर रिलीज उसने बहुत पावर के लिए स्ट्रगल किया, और इलेक्शंस जब 1928 में इलेक्शंस हुए तो सिर्फ और सिर्फ उसको 2.6% वोट्स मिले। तो उसने सोचा कि नहीं भाई नहीं, ऐसे नॉर्मली तो काम नहीं चलने वाला। अब उसने अपना दिमाग का प्रयोग किया, नाजी प्रोपेगेंडा के थ्रू, न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मैसिव रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, रेड बैनर, स्वस्तिका, ये सारी चीज़ें, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो लोग पहले ही वाइमार रिपब्लिक से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी हो रहे थे, पॉलिटिकल भी अनस्टेबल था। तो ये सारी चीज़ें हिटलर के लिए ना एक अच्छी एडवांटेज बनी, क्योंकि पहले से कोई इंसान रो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आप जाके उसको थोड़ा सा होप दिलवाओगे तो आपको अट्रैक्ट होगा ना वो। उसी तरीके से सारे लोग हिटलर को अट्रैक्ट हो गए। इसके अलावा उसने काफ़ी सारे प्रोमिस भी किए हैं, वो भी मैं आपको लिख दूंगी इसमें नोट्स में। तो ये सारी चीज़ें हिटलर के लिए एक बैकग्राउंड बनी, और फाइनली वो 1932 के इलेक्शंस में 37% वोट्स के साथ जीत जाता है, ठीक है। और फिर अब हम देखेंगे कि उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा डिकंस्ट्रक्ट कैसे किया। गाइस आई एम रियली सॉरी, हिटलर ने कुछ प्रोमिस भी किए थे, बट क्या है ना कि मैं उनको लिखना भूल गई हूँ। तो आप जस्ट उनको नोट कर लीजिए। वो ऐसे ऐसे थे कि उसने बोला था कि पूरा रिवेंज लूँगा, सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को उखाड़ फेंकूंगा, और यूथ को अच्छा बनाऊंगा, और सभी को एम्प्लॉयमेंट करवाऊंगा। तो बुक में देखोगी तो ये सारे उसके मिल जाएंगे। उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बट आई डोंट नो वाई, अनफॉर्चुनेटली वो लिखना मैं भूल गई हूँ। रियली 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 वेरी सॉरी गाइस, उस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे जब आप इन नोट्स को वगैरह कहीं पे आप नोट करोगे ना, तो वहाँ पे हिटलर्स प्रोमिस भी आप लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है, जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ये स्ट्राइक हो ही जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछ सकते हैं कि नाजी गवर्नमेंट कैसे लीड में आई, तो आप इन हिटलर्स प्रोमिस को भी ऐड कर सकते हो आपके आंसर को और क्रिएटिव और अच्छा दिखाने के लिए। अब वो चाहता था क्या, हिटलर क्या चाहता था, उसको चाहिए थी डिक्टेटरशिप, पर चल क्या रही थी, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से हटाना, वैसे तो नॉर्मली वो था, पर उसको पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को हटाना था। तो उसने सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या किया देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसको क्या कर दिया, चांसलरशिप, मतलब पूरे रूल करने की जो है अधिकार दे दी, ठीक है। चांसलरशिप ऑफर किया जनवरी 1933 में। तभी उसने जब उसको ऑफर की थी तो उस धीरे धीरे डेमोक्रेसी को डिसमेंटल कर ही रहा था। पर इसके अलावा उसने और एक चीज़ भी कहा था, फायर ब्रोक एक फायर जो है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में ब्रोक आउट हुआ। अब किसी को नहीं पता ये किसने किया, बट इट इज सेड दैट कि हिटलर ने ही ये फायर को वहाँ पे लगवाया था, ताकि वो बोल सके कि ऑपोजिशन पार्टीज ये फायर लगवा रहे हैं, और वो इस नाम पे सभी के जो राइट्स है वो निकाल दे, ताकि उनके भी राइट्स चले जाए। तो इस तरीके से उसने बोला कि ऑपोजिशन पार्टी ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो उसने फायर डिक्री एक लगाया 78 फेब 1933 में, और तब उसने सभी के सिविल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे राइट्स को छीन लिया।
और कंसंट्रेशन कैंप्स में रखे जो ऑपोजिशंस थे उनको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि मार दिया। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, यहाँ पे देखते हैं। और फाइनली 3 मार्च 1933 में उसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर ली। कैसे एस्टैब्लिश की? इनेबलिंग एक्ट पास किया था, लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे? यस, सो इनेबलिंग एक्ट के थ्रू उसने ये डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दिया। तो जब पीपल, कुछ लोग को ये समझ आ के जिन्होंने अपोज किया था उनको मारने के लिए, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए इन तरीके के अलग अलग सिक्योरिटी को या फिर ऐसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन को उन्होंने लगाया पुलिस लोगों को। गेस्टापो ये एक सीक्रेट स्टेट पुलिस हुआ करते थे, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स कहते हैं इनको, एसडी क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विस। तो ऐसे तरह तरह के प्रोटेक्शंस लगवाए उसने, क्योंकि उसको पता था कि पीपल अपोज करेंगे इसको। पर यस, उसने उनको दबा दिया। अब रिकंस्ट्रक्शन किया जब वो पावर में आया, अब क्या जैसे तैसे करके वो आ गया पावर में। अब वैसे तो वो जर्मनी के लिए आया था ना, वो चाहता था कि रिवेंज ले, तो पहले उसने इकोनॉमिकली उसको बिल्ड किया। कैसे? जर्मन शेफ थे, उन्होंने उनको अपॉइंट कर दिया गया, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने किस पर फोकस किया? फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने की, और उन्होंने सुपर हाईवेज भी प्रोड्यूस किए ताकि गुड्स जो है, गुड्स का आना जाना वो अच्छे से हो पाए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ? मेजरली जर्मन शेफ की वजह से। और पॉलिटिकली उन्होंने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई किया और इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। उन्होंने एक फेमस कोट भी कहा था, वन आई एम नॉट रिकॉलिंग बट ऐसे ही कुछ था, 1 मैन 1 पीपल 1 टेरिटरी। तो इस कोट के अंतर्गत उन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को पहले इंटीग्रेट किया और स्विट्जरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और हिटलर थॉट वॉर वॉज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। हिटलर को लग रहा था कि बस वॉर से ही मैं इकोनॉमिक क्राइसिस को हटा सकता, बट जर्मनस्टैट उनको एडवाइस कर रहे थे कि नहीं, इस वॉर में इन्वेस्ट करके वापस वही होने वाला है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, अरे ये गलती तुम मत करो। तो इस तरीके से कोई हमको वार्न करता है ना, बट नहीं, हमको तो सुनना ही नहीं है। तो उसने फाइनली जर्मनी ने पोलैंड में घुस लिया, मतलब इन्वेड हो गया। तो इस दिन पे सितंबर 1939 अब जर्मनी पोलैंड में घुस जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हिटलर ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई नहीं किया, वॉर चल रहा था, तो जर्मनी वर्सेस पोलैंड ठीक ठाक वॉर चल रहा था। अब ये वापस वर्ल्ड वॉर 2 क्यों कहा मैंने, वापस वर्ल्ड वॉर क्यों हो गया? क्योंकि जर्मनी के जो सपोर्टर्स थे, कौन कौन थे? इटली और जापान, ये लोग इसको सपोर्ट करने हैं। अब पोलैंड ने कहा कि मैंने कुछ कम खाया क्या, मैं भी बुलाता हूँ। तो फ्रांस को और इंग्लैंड को उसने बुलाया। तो ऐसे उसके सपोर्टर्स, ऐसे सपोर्टर्स मेनली तो ये 3 थे, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3। तो ऐसे 3-3 करके वो और भी थे, बहुत सारे कंट्रीज थे, बट मेन कहीं तो हम यही है। तो ऐसे करके वर्ल्ड वॉर बन गया, ठीक है। ये दोनों लड़ रहे थे, मतलब ये दोनों पार्टीज मस्त लड़ रहे थे। 1940 तक आते आते हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। पिनाकल क्या कहते हैं? ऐसे करके ऐसे होता है ना, एक ऐसा पहाड़ जैसे। तो यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका था हिटलर, अभी सबसे टॉप में था वो, पावर उसके हाथ में थी, मतलब वो अच्छे से वॉर को जीत रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहता ना तो वो जीत जाता, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत जाता, बट वो हारा क्यों? क्योंकि हमने पिनाकल बनाया है। तो यस, कभी तो पावर की डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज कैसे होती है, उसने क्या गलती कर दी है वो देखते हैं। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी स्किप मत करना है इसको। तो टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, अभी क्योंकि पोलैंड को भी उसने इमर्ज कर लिया था ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे इमर्ज हो गए थे, तो सभी को फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस इंश्योर करने के लिए उसने एक गलती कर दी। क्या कि सोवियत यूनियन यानी कि रशिया पे अटैक कर दिया। 1941 में। अब देखो ये बहुत बुरी बात हुई। रशिया पे जब उसने अटैक किया तो उसको दोनों जगह से वॉर सहना पड़ा जर्मनी को। एक्चुअली मैप में ऐसा सेम नहीं है, अगर आप देखोगे, बट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जर्मनी अगर ऐसा बीच में, तो यहाँ से आ रहा है रशिया, यहाँ से रशिया आक्रमण कर रहा है और यहाँ से ब्रिटेन आक्रमण कर रहा है। तो एक तरीके से जर्मनी का सहना मुश्किल हो गया और उसका जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो गिरते गए। इसके अलावा जापान ने कुछ कम नहीं खाई थी, पता नहीं क्यों उसने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर क्या था? यूएसए का नेवल बेस। यूएसए जो आराम से चुपके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, यानी कि शांति से बैठा हुआ था, उसको उन्होंने वॉर में खींच दिया। इससे और गंदा इम्पैक्ट पड़ा। जब इसने नेवल बेस पर अटैक किया तो यूएसए को लग रहा था कि अब तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। अरे भाई, किस इंसान को तूने छू लिया, कैसे कंट्री का छू लिया? तो उसने रिवेंज लिया। कैसे? ड्रॉपिंग एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान। आपने सभी ने सुना होगा जापान के हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब को डाला गया था, जिस वजह से लाखों लोगों की जान गए थे, और अभी भी उसका इम्पैक्ट कहीं कहीं पे देखने का मिलता है। तो ऐसे करके मई 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये रशिया अटैक कर रहा है जर्मनी पर, देखो यहाँ पे
तो जो जर्मनी का जीतना पूरी तरीके से मुश्किल हो गया था। अभी तो जापान भी उसका साथ नहीं दे रहा था, जापान भी प्रॉब्लम में फंस गया था। तो एक तरीके से अभी वो इस बार भी जर्मनी हार गया, ठीक है ना। जब जर्मनी हार गया तो हिटलर और उसकी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल बर्लिन बंकर में जाके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब सुसाइड कमिट करने के बाद आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार गया था और आपके दूसरे कंट्रीज जीत गए थे, जिसकी इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारी चीज़ें जीत गए थे। और उन्होंने तब क्या इम्पोज कर दिया था, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ऐसे गंदे गंदे ट्रीटी उन्होंने इम्पोज कर दिया था, जिस वजह से हिटलर जैसे लोगों का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो इस बार वो लोग वैसे गलती नहीं करते, सिर्फ 11 लोगों को वो डेथ की सजा देते और चुपचाप बैठ जाते, ठीक है ना, चुपचाप बैठ जाते, कुछ भी नहीं कहते। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे कम आएगा बहुत। तो ऐसा क्यों किया, ताकि हिटलर जैसा कोई व्यक्ति वापस ना आए, ठीक है ना, वापस कोई रिवेंज के लिए उठा नहीं पाए कि जर्मनी पर इतना गंदा ट्रीटी लगाया, अब मैं वापस वॉर लगूंगा तो पता चले वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो इसलिए अब आपको लगता होगा कि ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ लिया हमने, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ लिया, हो गया, कहानी खत्म, आगे चैप्टर इतने सारे पेजेस क्यों चल रहा है। अब गाइस हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने आपको कहा था चैप्टर जो है 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, वो तो बहुत ईजी था। पार्ट 2 भी हमने इंटरेस्टिंग वे में समझ लिया। अब पार्ट 3 की जब ये सारा चीज़ हो रहा है और ख़त्म हो गया कि जर्मनी हार गया, चलो भाई उन्होंने भी कुछ नहीं किया और ख़त्म, तो अब आगे चैप्टर में क्या हो, इट्स सस्पेंस। आगे क्या हुआ था, हिटलर ने सिर्फ वॉर ही नहीं किया था, उसने बहुत कुछ और भी किया था। उन्होंने अपने कंट्री के ही बहुत सारे लोगों के जान लिए थे, इसलिए शायद वो हार गया, मेरा कहना है, ठीक है ना, शायद वो इसलिए हार गया, भगवान ने उसको जीतने नहीं दिया। क्योंकि देखो ना, हिटलर ने जो चीज़ की, यहाँ तक तो आप सोचोगे कि हिटलर एक अच्छा इंसान है, उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया, पर इसके बाद आप ये बिलीफ में नहीं रहोगे कि हिटलर एक अच्छा इंसान है। वो रेशियल हायरार्की में भरोसा करता था, यानी कि रेसेस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करता था। वो कहता था कि ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन से अच्छे लोग हैं, उनको वो टॉप में रखता था, और बाकी सारे लोगों को यहाँ पे रहने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा वो कहता था। और ये आइडिया उसने कहाँ से लिया था, ये बहुत अच्छे थिंकर्स थे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन लोगों ने क्या किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्होंने प्रपोज किया था, और इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने, ये बायोलॉजी के 2 कॉन्सेप्ट्स, अगर आप 11th में बायो लोगे तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ोगे कि नेचुरल प्रोसेस में जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, है ना। पर जो इसको मिसयूज़ करते हुए हिटलर ने कहा कि जो भी ऐसे मैं जिस रेस में बोल रहा हूँ उस रेस में नहीं है, उनको मैं जीने नहीं दूंगा, मतलब वो अपने आप से मरने से पहले ये उनको एलिमिनेट कर देता था। वो कैसे करता था, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो वो क्या करता था कि मुझे पूरी कंट्री कैसी चाहिए, मुझे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयंस चाहिए। मैंने आपको बोला था ब्लू बॉन्ड आई नॉर्डिक आयंस बोल रही हूँ मैं, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ के, आर्यंस चाहिए मुझे। तो वो कैसे करेगा, वो जो है वैसे उनको एलिमिनेट करेगा, फिजिकली एलिमिनेट करेगा, यानी कि मार देगा, उनका खून कर देगा। अब वो उसने कैसे किया, काफ़ी गंदे गंदे रूट्स अपनाए उसने। ये थे कौन, ये सारे लोग थे कौन, ज्यूइस, जिप्सीज, पोल्स यानी कि जो पोलैंड के लोग हैं ना, उन्हीं को हमने पोल्स कहा है यहाँ पे। तो ये ज्यूइस, जिप्सीज, पोल्स, इन सारे लोगों को उसने कहा कि तुम्हारी यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत है नहीं, और उसने अपने स्यूडो साइंटिफिक थियरीज दिए। स्यूडो साइंटिफिक मतलब जो गलत थियरीज है, मतलब जिनके बारे में कोई प्रूफ है भी नहीं, हवा में दे देते हैं ना, ऐसे स्यूडो साइंटिफिक थियरीज दिए। और उनको घेटोइजेशन मतलब यानी कि पीरियोडिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायलेंस, ये हुआ कैसे अब हम देखेंगे। और ये जूइस है, इनको सबसे ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। जो इसको क्यों, क्योंकि इनको कहा जाता है कंसिडर्ड किलर्स ऑफ द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के ये किलर्स हैं, ऐसा कहा गया है, इसलिए शायद उनको बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। तो 1933 देखो, इस टाइम पीरियड को नोटिस करो, वहाँ पे ऑलरेडी वॉर शुरू नहीं हुआ, और अभी ये सेग्रीगेट कर रहा था जूइस, मतलब जूइस को और नॉर्मल नॉर्डिक आयंस को, या फिर जो अच्छे लोग थे अकॉर्डिंग सो कॉल्ड नॉर्डिक आयंस, उनको सेग्रीगेट कर रहा था कि तुम इधर तुम इधर, ठीक है, वैसे सेग्रीगेट कर रहा था। और फाइनली जब वो सेग्रीगेट कर लेता था तो 1939 टू 1945, मतलब एक तो वॉर तो चल ही रहा था, ठीक है ना, वॉर चल ही रहा था उस टाइम पे। वो पीछे क्या कर रहा था, पर्दे के पीछे वो गेटोस में इनको ले जाके रखता था, मतलब वो ऐसे एरियाज होते थे जहाँ पे बहुत सारे इन जूइस को, जिप्सीज को रख दिया जाता था, वहाँ पे कोई सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होती थी, बस उनको इतना खाना दे दिया जाता था कि वो ताकि बस जिंदा रह पाए, बस उनको कुछ भी नहीं देते थे, और वो लोग उसी में सड़ के मर जाते थे। और कुछ लोग बच भी गए तो उनको गैस चेम्बर्स में ले जाके वहाँ पे उनको मार देते थे। पता है हिटलर ने इनको एक अच्छा सा नाम भी देता था, मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये पब्लिकली करेगा
तो क्या हुआ, लोग इसके अपोजिट हो जाएंगे ना, लोग इसको अपोज करेंगे, तो उनको बड़े अच्छे अच्छे नाम देता था कि मैं इनको ट्रीट करने ले जा रहा हूँ, मैं इनको ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, फेक शावर्स क्रिएट करता था, उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। बट ऐसे वो बोलता कुछ था और करता कुछ और था, जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाता था। तो जीनोसाइड और वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक तो यहाँ पे आगे वॉर चल रहा है और पीछे जीनोसाइड यानी कि मास किलिंग चल रहा है, ठीक है। और वो पॉलिश यानी कि जैसे मैंने बोला था पोलैंड के लोग उनको कंट्री छोड़ने के लिए बोल रहे थे। और पॉलिश सिविलियंस हु लुक लाइक आर्यंस वर स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। ये लाइन देख के तो इतना बुरा और इतना दुख होता है ना, मतलब जो बच्चा थोड़ा बहुत नॉर्डिक आर्यन जैसे दिख रहा था, उनको अपने मदर से, जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको अपने मदर से स्नैच कर दिया गया था, मतलब छीन के ऐसे लोग ऐसी जगह पे दे दिया था, नॉर्डिक आर्यन की फैमिली में दे दिया जाता था जिनको बच्चे नहीं होते थे। देखो कितनी बुरी बात है, सोच के ही बुरा लग रहा है ना। अब यूथ इन नाजी जर्मनी, यूथ को कैसे ट्रीट करता था हिटलर? चाहता था कि वो जैसे अभी के लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो एक कोरोना वायरस जैसा बन के लोगों को कैसे इन्फेक्ट कर रहा है कि बोल रहा है कि जूस अच्छे नहीं है, उनके पास मत जाना, ऐसा सब कुछ इन्फेक्ट कर रहा था ना। तो स्कूल्स में फ्यूचर किड्स, मतलब फ्यूचर में जो आएंगे उन यूथ को भी इन्फेक्ट करता था। कैसे? देखो, जर्मन और जूस टीचर्स और स्टूडेंट्स को अलग, मतलब जर्मन टीचर्स सिर्फ रहेंगे उसमें स्कूल में, और जूस टीचर्स और बहुत छोटे छोटे बच्चे उनको स्कूल के बाहर फेंक दिया जाता था। और फाइनली 1940s में उनको गैस चैम्बर्स में लेकर वही कर दिया जाता था जो उनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, मारा जाता था। और क्या, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्डिक आर्यंस भी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, मतलब टेक्स्ट बुक्स को वापस लिखते हैं। और क्या लिखते हैं उसके अंदर? रेशियल साइंस के बारे में, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा होता है रेशियल साइंस, हमको मार देना चाहिए, तुम जो इसको हेट करो और बस हिटलर की पूजा करो। और बॉयज़ को ना अग्रेसिव बनाते थे ताकि वो जब आर्मी में वगैरह जाएंगे तो वो जीत जाए। उनका देखो सिस्टम देखो, 14 ईयर्स तक उनको जंग वॉक यानी कि हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में रखते थे, और उसके बाद हिटलर यूथ नाम का और एक ऑर्गेनाइजेशन होता था 14 ईयर्स के बाद, 14 ईयर्स से 18 ईयर्स तक कह सकते हैं, और 18 ईयर्स के बाद उनको लेबर सर्विस उसमें लेते थे, और आफ्टर 18 उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेना था। तो ऐसे बॉयज़ को करते थे मदर्स, ये सारा जो भी होता था ना ये बॉयज़ को होता था, गर्ल्स को बिल्कुल इक्वल ट्रीट नहीं करता था। और वो क्या बोलता था पता है हिटलर? जो बोलता था कि मेरे कंट्री के इंपॉर्टेंट थिंग वुमेन्स ही है, मदर्स ही है। वो सिर्फ इतना बोलता था मदर्स को, गर्ल्स को, कि आप एक अच्छी मदर बनो, मैं आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो वो लोग जो जो मदर्स जो प्योर नॉर्डिक आर्यंस को पैदा देते थे, वो लोग जो 4 लोगों को बर्थ देते थे उनको ब्रॉन्ज, और 6 लोगों को पैदा करते थे उनको सिल्वर, और 8 को गोल्ड, इस तरीके से देते थे। अब आप बोलोगे कि जो पैदा नहीं करते प्योर नॉर्डिक आर्यंस की कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में नहीं होंगे तो क्या? तो गाइस उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, मतलब पब्लिकली उनको बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मारा जाता था और बहुत गंदी पनिशमेंट्स उनको देते थे। तो हिटलर देखो, मेरे को जो काम में आएंगे उनको मैं बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स दूंगा, ठीक है, और मेरे को जो काम नहीं आएंगे उसको कितनी गंदी तरीके से वो ट्रीट करता था। और द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा एक टॉपिक है ना, उसमें कुछ नहीं गाइस, उसमें यही बताया गया है कि जो चीज़ें वो करता था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, घेटोस है, वो सारी चीज़ें उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नाम की चीज़ों पर चलाता था, कि बोलता था कि मैम इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, इनको बहुत ठीक करूँगा, और फेक शावर हेड्स लगाएगा वो गैस चैम्बर्स में, ठीक है, ऐसा करता था। और वॉट एक टॉपिक है ना बुक में, वॉट ऑर्डिनरी पीपल डू, तो एक पैस्टर निम्बलर है, इन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में अगेंस्ट, मतलब इसके खिलाफ लिखा। और एक है आपकी चार्लोट बेरेंट जो भी है, इन्होंने पीपल के ड्रीम, ये एक लड़की थी, तो उन्होंने अपने डायरी में पीपल क्या चाहते थे और उनके ड्रीम्स क्या क्या थे उन्होंने अपने डायरी में लिखा था। उनकी डायरी का नाम था, और नॉलेज ऑफ द होलोकॉस्ट में कुछ नहीं था गाइस, आई मीन सॉरी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इसमें इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि उन सारे लोगों ने अपने डायरीज में, अपने नोटबुक्स में, या फिर ऐसा रिकॉर्ड बना के रखा है कि कितने मास किलिंग्स हुए और कैसे कैसे हुआ। क्योंकि अगर ये होलोकॉस्ट ही नहीं होता ना तो हमको ये सेकंड साइड ऑफ द वॉर कॉइन पता ही नहीं चलता। वॉर तो चल रहा है, हम चैप्टर कहीं पे रोक देते, हमको पता ही नहीं चलता कि हिटलर ने क्या किया। ठीक है गाइस, यही हुआ, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और अब देख लो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यस गाइस, बिफोर लिविंग द वीडियो प्लीज़ मैं आपको एक बार रिकमेंड करती हूँ कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। मैंने कोई भी थिंग्स छोड़ा नहीं है। और गाइस, जैसे कि मैंने इस वीडियो के कहीं पे बीच में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो है कि हिटलर ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम क्या है? आप मुझे एनसीईआरटी में ढूंढ के बताएं। अगर आपको ऐसे ही याद है विदाउट सीइंग एनसीईआरटी, तो हैट्स ऑफ टू दोस्त जिनको भी ऐसे विदाउट एनसीईआरटी ऑलरेडी याद है कि हिटलर ने कौन सी बुक लिखी थी। जो भी हो गाइस, वो बुक का नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट पिन होगा। तो गाइस, मैंने अपने एंड से
जितने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हो सकता है उतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है सोच रही हूँ। येस गाइस, मैं अभी मतलब आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो कहीं कहीं पे कोई भी छोटी सी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और नेक्स्ट टाइम, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा सेशन लाने की मैं कोशिश करूँगी। सो ये नोट्स बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा गाइस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट, मैंने एज सच कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया था कि सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बट इस बार सच में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है और बहुत मेहनत लगा है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना, फिर ही आप सब्सक्राइब करो, वरना यू कैन लीव इट। ओके, so thanks for watching, bye bye।